अपना रूप बदल लेते हैं हमारी नजरों के सामने। पहले वो एक आम इंसान नजर आते हैं, लेकिन बाद में बदल जाते हैं भयानक जीव में और इंसान की बोटी बोटी कर देते हैं। वो अचानक ही चमगादड़ या घना कोहरा बन जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये होती है कि वो हमारे किसी अपने का ही रूप बना लेते हैं और फिर काम तमाम कर देते हैं। हमारे पूरे इतिहास में दुनिया के कोने कोने में ऐसे जीवों की चर्चा मिलती है जो अचानक ही एक से दूसरा रूप हासिल कर लेते थे। सवाल ये उठता है कि उन कहानियों के पीछे का असली सच क्या है। अगर हम अलग अलग मिथकों पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है कि उन शेप शिफ्टर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बीच गहरा रिश्ता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर किसी और दुनिया से वो रूप बदलने वाले जीव आ रहे थे? अगर हमारे बीच ही लाखों की संख्या में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हो और वो अचानक ही अपना असली रूप हमें दिखा रहे हो तो? ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द शेप शिफ्टर्स। The Apache Sitgreaves National Forest, Arizona, 5 नवंबर 1975। 22 साल के फॉरेस्ट्री वर्कर ट्रैविस वॉल्टन शाम के समय अपने कुछ साथियों के साथ घर वापस जा रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में एक बड़ी अनोखी लाइट देखी। मैंने देखा लाइट की कुछ किरणें पेड़ों के बीच से छनकर बाहर आ रही हैं और वो लाइट उस जगह से काफी ऊपर से आ रही थी जहां ग्राउंड लेवल था। जब हम सड़क पर उस जगह पर पहुंचे जहां से वो लाइट साफ साफ दिखाई दे रही थी, तब हमने उस क्राफ्ट को देखा। वो साफ साफ नजर आ रहा था। साफ दिख रहा था कि वो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्क जो उस जगह पर मंडरा रहा था और उसका आकार आसमान के सामने अच्छी तरह से देख सकते थे। जब मैं कार का दरवाजा खोलकर उसके करीब पहुंचा तो उससे जो आवाज निकल रही थी उसे मैं सुन और महसूस कर सकता था। मेरे क्रू ने कहा कि वो कार के अंदर भी उसका वाइब्रेशन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है और वही हुआ। उसी वक्त वो एनर्जी मुझसे टकराई। साथियों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं किसी लैंड माइन के ऊपर चढ़ गया हूं। उसका विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उन्हें लगा मेरी मौत हो गई है। जब लाइट की वो बीम मुझसे टकराई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक फिजिकल झटका लगा हो और मुझे लगा जैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी थी। मुझे नहीं पता कि मुझे उसके ऊपर ले जाने के बाद होश आया था या पहले, मगर मुझे इतना याद है कि मैं एक एलिवेटेड गर्नी या ऑपरेटिंग टेबल पर था। मैं उस जीव की आंखों में देख रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। उन्होंने अपने चारों तरफ ग्रे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स देखे थे और वो बेहोश हो गए। उसके बाद वो पूरी ताकत लगाकर स्ट्रगल करने लगे तो ग्रे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स उस रूम से बाहर निकल गए। उसके कुछ देर बाद ही 2 इंसान जैसे नजर आने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स वहां आए। उन इंसान जैसे नजर आने वाले लोगों को देखकर मुझे तो यही लगा कि वो लोग मुझे रेस्क्यू करने वहां आए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे चेहरे पर एक मास्क डाल दिया और मैं फौरन ही बेहोश हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो कोई अलग एलियंस नहीं थे, बल्कि वो वही एलियंस थे, मगर वो अपना रूप बदलने में माहिर थे और उन्हें शांत रखने के लिए कोई भी रूप बना सकते थे। ट्रैविस वॉल्टन की ये कहानी दुनिया में एलियन अबडक्शन केस की एक सबसे मशहूर कहानी बन गई और बाद में 1993 में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। अगर ये बात सही है तो क्या उन्हें जिन जीवों ने अगवा किया था वो वाकई अपना रूप बदलकर इंसानों की नकल कर सकते थे? हालांकि ट्रैविस वॉल्टन की कहानी असाधारण तो है, मगर वो सबसे अनोखी नहीं है। कई और ऐसी कहानियां हैं जिनमें अगवा होने वाले लोगों ने ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स देखे थे जो इंसान जैसे नहीं थे। उन ग्रेज ने बाद में अपना रूप इंसान जैसा बना लिया था। इससे तो यही लगता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स अपनी रूप बदलने की काबिलियत की बदौलत किसी और दुनिया के इंसान लगे।
साल 2013 में पब्लिक पॉलिसी पोलिंग ने जो डेटा रिलीज किए, उनसे पता लगा कि 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकन मानते हैं कि रूप बदलने वाले जीव हमारे बीच ही रहते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि वो रूप बदलने वाले एलियंस सचमुच हैं और हमारी दुनिया में उनमें से बहुत से ऐसे जीव भी रहते हैं जो खुद इंसान के रूप में रहते हैं। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स अपने आसपास के इंसानों की नॉर्मल सोसाइटी से छिपकर अलग रहते हैं और यही बात इन्हें अजीब बनाती है। एक थियरी कहती है कि एलियंस हमारे बीच रहते हैं। एलियंस इंसान के रूप में हैं। ये एक एडवांस गार्ड, एक 5th कॉलम, या आप उसे जो चाहे कह लें, मगर इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े पैमाने पर एलियन इन्वेजन होने वाला है। वो हमारे बीच घुसपैठ करेंगे, अपने साथियों को ऊंचे ओहदों पर बिठाएंगे और हमारे आसपास से गुजरेंगे, मगर हमें पता नहीं लगेगा। लोग तो यही सोच रहे हैं कि उनके आने पर शायद वो व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड करेंगे या आसमान में स्पेसशिप्स नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, अगर एलियंस अभी भी यहाँ हुए तो। हालांकि सुनकर तो यही लगता है कि रूप बदलने वाले उन परग्रही जीवों के हमारे बीच रहने की बात किसी साइंस फिक्शन की फिल्म की बात है, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि हजारों साल से लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं। पुराने जमाने में करीब करीब हर संस्कृति में कहा गया है कि उनके देवता न सिर्फ आसमान से आते हैं बल्कि वो अपना रूप भी बदल सकते हैं। रूप बदलने की बात तो इतिहास में हर जगह नजर आती है। शमानिक लोर में, धार्मिक कहानियों में, हर जगह। ग्रीस के ओलंपियंस में, साथ ही हिंदू देवता अपना रूप बदल सकते थे और इजिप्शियन देवता भी। इस बात में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे कहा जा सकता है कि वो देवता किसी और इंसान या जानवर का रूप बदल सकते थे। वो कहानियां सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें ये भी बताती हैं कि इस दुनिया के साथ, उन देवताओं के साथ हमारा क्या रिश्ता है और उस दुनिया पर हमारा ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है। ये बात बहुत ही डरावनी है क्योंकि वो चाहे किसी भी रूप में हमारी दुनिया में आ जाएं, हम तो उन देवताओं के कोप का शिकार बनेंगे ही। क्या ये कहा जा सकता है कि रूप बदलने वाले उन जीवों की बात असल में हमारे अंदर का ये डर है कि हम अपनी ही हकीकत को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते? कमाल की बात यह है कि इन सभी प्राचीन कहानियों में एक बात सामान्य है कि वो देवता इसलिए अपना रूप बदलते थे कि इंसानों की दुनिया में आराम से आ जा सके। इंसानों की दुनिया में आने जाने के लिए देवता भी इंसान या किसी ऐसे जीव का रूप धारण कर लेते थे, जैसे कि ज़ूस। वो इंसानों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना चाहते थे, खास तौर पर औरतों के साथ। ज़ूस ने एक सांड का रूप धारण किया और यूरोपा को लुभाया, जो एक फिनिशियन प्रिंसेस थी। इस ग्रीक कहानी के मुताबिक यूरोपा सांड पर सवार हो गई। दोनों साथ में मेडिटेरेनियन के पार क्रीट द्वीप पर पहुंचे। वहां पहुंचकर ज़ूस फिर से अपने असली रूप में आ गए, देवता के रूप में, और यूरोपा को इम्प्रेग्नेट कर दिया। यहाँ ज़ूस ने अपना रूप बदलकर एक औरत को अट्रैक्ट किया था और उनके मिलन से क्रीट पर एक नई आइलैंड सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ज़ूस ने सांड का रूप ले लिया, खुद को बाज में बदल लिया और साथ ही वो बन गए गोल्डन रेन शावर। कुछ प्रैक्टिकल रीजन से देवताओं को अपना रूप बदलना पड़ता था, क्योंकि अगर वो बिना रूप बदले इंसानों के बीच आ जाते तो तहलका मच जाता और फिर हम भी यही मानने लगे कि वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। वो शायद अपना रूप ऐसा इसलिए बनाते थे कि हमारा दिमाग ये मान सके कि वो भी हमारे बीच के ही हैं। पूरे इतिहास में हमें ऐसे देवताओं की कहानियां मिलती हैं जिनमें रूप बदलने वाले देवताओं की बात कही गई है। सवाल ये उठता है कि उन कहानियों के पीछे का असली सच क्या है? क्या इस बात की कोई खास वजह हो सकती है कि दुनिया के कोने कोने से हर संस्कृति की कहानी में ये कहा गया है कि इंसानों के संपर्क में आने के लिए देवता रूप बदल लेते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अतीत में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने वाकई परग्रहियों को रूप बदलते देखा था? हमारे अतीत की कई ऐसी कहानियां, मिथक और दंत कथाएं हैं जिनमें रूप बदलने वाले देवताओं की बात कही गई है। ग्रीक के लोगों की ऐसी कई कहानियां हैं, हिंदुओं की हैं, सुमेरियंस की हैं, दुनिया भर में ऐसी कहानियां हैं। उनसे तो यही लगता है कि कहीं उनमें रूप बदलने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की बात तो नहीं कही गई है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी उन मिथोलॉजिकल कहानियों की
न समझ में आने वाली टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करती है। मैं तो मानता हूं कि रूप बदलने वाली उन कहानियों की असली जड़ में कोई न समझ में आने वाली टेक्नोलॉजी है। हाड़ मांस के बने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक टेक्नोलॉजी की मदद से अपना रूप बदल लेते थे। शायद उनके पास एक अदृश्य लबादा था या कोई ऐसा लबादा था जिसकी मदद से वो अपनी मर्जी से अपना कोई भी रूप बना लेते थे। लोगों ने यही देखा था और बाद में उन कहानियों में उनका ही जिक्र किया गया। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस की यह बात सही है कि रूप बदलने वाले उन देवताओं की प्राचीन कहानियों को प्रेरणा मिली थी परग्रहियों से, तो क्या यह कहा जा सकता है कि वो अभी हाल में ही हमारे बीच में आए हैं या वो हजारों साल से हमारे बीच हैं? और उनकी इंसानों के बीच छिपे रहने की क्या वजह हो सकती है? आगे देखिए। वो हमें लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए या आजमाने के लिए अपना रूप बदल लेते थे। लेकिन उनका सबसे स्याह और खौफनाक मकसद तो था इंसान के अंदर से कुछ निकालना। सुलावेसी, इंडोनेशिया, 1998। यहां समंदर के तल पर रिसर्चर्स को छिपकर रहने वाला एक बड़ा ही अनोखा जीव मिला, एक मिमिक ऑक्टोपस। ये बेहद समझदार सेफेलोपॉड न सिर्फ देखते ही देखते अपना रंग और स्किन टेक्सचर बदल लेता है, बल्कि ये कई और दूसरे जीवों जैसा रूप भी बदल सकता है। मिमिक ऑक्टोपस कमाल का है। ये खुद को फ्लाउंडर बना लेता है जो एक फ्लैट मछली होती है और समंदर के तल पर रहती है। वो धारियों वाला सी स्नेक और लायन फिश भी बन जाता है, जबकि उसके शरीर पर फेदरी अपेंडेजेस भी होते हैं। देखा गया है कि वो करीब 15 अलग अलग समुद्री जीवों जैसा रूप बदल सकता है। 3 दिल, 9 दिमाग और इंसान के मुकाबले करीब दुगनी जीन्स वाले इस ऑक्टोपस के बारे में वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये ऑक्टोपस शायद किसी और ग्रह का है। 2018 में 33 साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने एक पीयर रिव्यूड पेपर में दावा किया कि उस ऑक्टोपस में एलियन डीएनए है और वो शायद किसी और दुनिया से आया है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तब दिमाग में ये बात आती है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कैसे दिखते होंगे? क्या वो ऑक्टोपस जैसे होंगे? क्या वो रूप बदलने वाले होंगे? और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स शायद ह्यूमनॉइड जैसे हों, शायद हमारे जैसे दिखते हों। मगर सच तो यही है कि वो रूप बदलने वाले हो सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी रूप बना सकते हैं। अगर वो ऑक्टोपस हमारी पृथ्वी का नहीं है तो क्या ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि दूसरे बुद्धिमान जीव भी पृथ्वी पर आए थे और उनके पास रूप बदलने की बायोलॉजिकल क्षमता थी? क्रिप्सिस जैसी चीजों का एवोल्यूशन या फिर पृथ्वी पर खुद को कैमोफ्लेज करने की काबिलियत, इसके पीछे का एक बड़ा सच तो है शिकार और शिकारी के रिश्ते। क्रिप्सिस एक खास किस्म की खूबी है जिसकी बदौलत एक शिकार अपने शिकारी की नजरों में आने से बचा रहता है या शिकारी अपने शिकार की नजरों से बचा रहता है। मुझे लगता है कि शायद इसी सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से दूसरे प्लैनेट्स पर भी क्रिप्सिस का एवोल्यूशन हुआ हो। इस बात में शक नहीं कि रूप बदलने की खूबी के अपने इवोल्यूशनरी बेनिफिट हैं। तो हो सकता है कि ये काबिलियत सिर्फ पृथ्वी पर ही इवॉल्व नहीं होती बल्कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं और भी हुई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो, बुद्धिमान जीव हो और ऐसी सभ्यताएं भी हो जो रूप बदलने में माहिर हो। मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई इतनी खास है कि उन्होंने अपने बायोलॉजिकल डीएनए का भी हिस्सा बना लिया है, या फिर वो किसी खास टेक्नोलॉजी से अपने लिए ये सब करवाते हैं। ये भी हो सकता है कि ये दोनों में से एक या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जानवरों की दुनिया में तो रूप बदलने की काबिलियत शिकार और शिकारी दोनों को छिपाने के लिए विकसित हुई थी, लेकिन अगर रूप बदलने वाले परग्रही हमारे बीच रहते हैं तो वो शिकार की तरह विकसित हुए या शिकारी की तरह? कराची, पाकिस्तान, 2016। एक 25 साल की 3 बच्चों की मां बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तब उसे एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो बड़ी अनोखी जुबान बोल रही थी और कह रही थी कि उसे बड़े चौंकाने वाले नजारे दिखते हैं और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसके परिवार का कहना था कि उसके ऊपर एक पारलौकिक जीव जिन्न का साया है।
जिन एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है छिप जाना, नजर ना आना। कुरान के मुताबिक वो बिना धुएं के आग जला सकते हैं, बिना धुएं वाली आग। उसमें लिखा है कि जिन जानवरों का भी रूप बना सकते हैं। उसमें यह भी लिखा है कि जिन कुदरती घटनाओं का भी रूप बना सकते हैं, खासकर हवा का। आज भी बहुत से मुसलमान उस औरत की हालत देखकर यही कहेंगे कि उसके ऊपर जिन्न का साया है, उसे कोई बीमारी नहीं हुई है, वो मानसिक रूप से भी ठीक है। माना जाता है कि जिन्नों को इंसानों के पहले बनाया गया था। वो हमें लुभाने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए या हमें आजमाने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जिन्न का सामना करने की बात तो दुनिया के कई हिस्सों में, कई कहानियों में कही गई है और आज भी लाखों लोग उनके वजूद पर यकीन करते हैं। ऐसे ही रूप बदलने वाले दूसरे जीवों की चर्चा कई और दूसरी प्राचीन परंपराओं में मिलती है और आधुनिक मिथोलॉजिस्ट ने उन्हें एक खास ग्रुप में रखा है और उनका नाम रखा है चालबाज देवता। चालबाज का मतलब होता है रूप बदलने वाला, खुद को बदल लेने वाला। हर बार उनका सामना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार वो हमारे पैरों तले से जमीन भी खींच लेते हैं। वो बड़े शरारती और शैतान होते हैं। नॉर्स मान्यताओं में भी ऐसे ही एक देवता थे, लोकी। लोकी रूप बदल सकते थे। कुछ कहानियों में वो सैमन मछली बन गए थे और कुछ में मक्खी। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक दानवों के पास अपना आकार बदलने की शक्ति होती थी और वो दूसरों को भरमा देते, कंफ्यूज कर देते और अपनी मर्जी से कोई भी रूप बना लेते। केल्टिक फेरी लोर में भी ये बातें मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि परियां अपना रूप बदल सकती थीं, मगर उनका सबसे स्याह और खौफनाक मकसद तो था इंसान से कुछ हासिल करना। उन रूप बदलने वाले जीवों का आमना सामना होने की कुछ ऐसी कहानियां भी सुनते हैं जिनमें उनका सामना असल में रूप बदलने वाले जीव से हुआ था और इसके कुछ अच्छे उदाहरण मिलते हैं ग्रेस के साथ। एक घटना में बहुत बड़ा उल्लू नजर आया जो 3 फुट ऊंचा था और उसे देखने वाले को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो उल्लू देखते ही देखते ग्रे बन गया। कमाल की बात है। इस तरह की घटनाओं में छलावा तो होता ही है। साफ नजर आता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स धोखा देते हैं, लोगों को ठगते हैं। ये बातें न सिर्फ माइथोलॉजी में बल्कि एनकाउंटर्स में भी नजर आती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे अतीत या फिर हाल के दिनों में जिन रूप बदलने वाले जीवों की बात कही गई है वो हमारी बहुत ऊंची कल्पना नहीं है, बल्कि परग्रही जीवों से असल में हुई मुलाकात का ब्यौरा है? अगर ऐसा है तो क्या उनका कोई बड़ा खौफनाक एजेंडा है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें देवताओं की नहीं बल्कि दानवों की कहानियों की जांच पड़ताल से मिल जाए। आगे देखिए, वो अपनी जान बचाने के लिए इंसान का खून तक पी जाते थे। दुनिया भर में इस तरह के खून पीने वाले पिशाचों की चर्चा मिलती है। क्या इस मिथक के पीछे कुछ सच्चाई है? सिगिशोरा, रोमेनिया। बहुत ही खूबसूरत ट्रांसिल्वेनियन शहर में जन्म हुआ था व्लाड ज़पैश का, जो व्लाड द इम्पेलर या व्लाड ड्रैकुला के नाम से ज्यादा मशहूर है। इस खतरनाक रोमेनियन राजकुमार के बारे में कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों का खून पी जाता था और इसी से प्रेरणा लेकर ब्रैम स्टोकर ने 1897 में अपना वैम्पायर नॉवल ड्रैकुला लिखा। 2014 में एक सैलानी एक स्थानीय चर्च में गई और उसे वहां एक पेंटिंग दिखी जो उसे इतनी अनूठी लगी कि उसने उसकी एक फोटो इजरायली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एंड यूएफओज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज दी। व्लाड द इम्पेलर का शहर जहां से ड्रैकुला की कहानी की शुरुआत हुई, वहीं चर्च ऑफ द डोमिनिकन मॉनेस्ट्री है। उसी चर्च में एक 700 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें वो दिखाया गया है जिसे ज्यादातर लोग एक सर्कुलर क्राफ्ट मानते हैं। एक यूएफओ उस इमारत के ऊपर मंडरा रहा है जो शायद वो चर्च है। उनमें एक बड़ा ही अलग सा जेली मोल्ड शेप्ड सॉसर बना है जो उस अनूठी हस्ती के घर के ऊपर मंडरा रहा है जिसने लॉर्ड ड्रैकुला के नाम के एक वैम्पायर को जन्म दिया था। क्या ये कहा जा सकता है कि उस वैम्पायर लेजेंड और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बीच कोई रिश्ता है?
क्या ये माना जा सकता है कि ट्रांसिल्वेनिया के उस चर्च में रखी वो करीब 700 साल पुरानी पेंटिंग नर पिशाच और परग्रही जीवों के बीच कोई रिश्ता जोड़ती है? क्या ये कहा जा सकता है कि उन रूप बदलने वाले जीवों की कहानियां, जिनमें कहा गया है कि वो इंसान से चमगादड़, भेड़िए और दूसरे जीवों में बदल जाते थे, वो उन जीवों के आमने सामने देखने के बाद कही गई थी? हालांकि ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला एक काल्पनिक कहानी है, मगर वो भी ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। ब्रैम स्टोकर की लेट 19th सेंचुरी की क्लासिक वैम्पायर कहानी ड्रैकुला के लिए उन्होंने रोमेनियन परंपराओं के बारे में रिसर्च की थी। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक से दूसरे गांव में बदल जाती हैं। तो अगर हम पैरानॉर्मली बात करें तो क्या वाकई वैम्पायर जैसे जीव थे? माना जाता है कि 15th, 16th, 17th और 18th सेंचुरी में भी दुनिया के कुछ हिस्सों में वैम्पायर्स रहते थे। ग्लिवित्सा, पोलैंड, 2013। इस छोटे से शहर के ठीक बाहर एक सड़क बनाते समय एक बड़ी ही चौंका देने वाली खोज हुई। काम करने वालों को वहां से एक कब्रिस्तान मिला जो बड़े ही खौफनाक अतीत की तस्वीर बयान कर रहा था। उसमें 4 कंकाल थे और उन चारों का सिर काट दिया गया था। हाल ही में पोलैंड में भी कुछ ऐसी कब्र मिली हैं जिनमें भी ऐसी ही चौंकाने वाली चीजें थी। कंकालों के सिर काटकर उन्हें उनके पैरों पर रख दिया गया था। ये एक रिचुअल एग्जीक्यूशन का सबूत था। कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि वो शायद वैम्पायर्स के शव थे। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो कब्रें 16th सेंचुरी की हैं और उस वक्त की पोलैंड की परंपराओं के मुताबिक मरने के बाद सिर को शरीर से अलग कर देने पर उसके दोबारा जिंदा होने की संभावना खत्म हो जाती थी। इसी तरह के नर पिशाचों की कब्रें पूरे यूरोप में मिली हैं और कुछ के दिल में तो लकड़ी की कील तक गाड़ दी गई थी। जब भी वैम्पायर्स की बात उठती है तो हमारे दिमाग में बात आती है ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला की, या फिर फिल्मों में दिखाए गए वैम्पायर्स याद आते हैं। मगर यूरोप में, खासकर ईस्टर्न यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए वैम्पायर्स की बात ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और वो उन्हें हकीकत मानते थे और खुद को उनसे बचाने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि वैम्पायर्स अपना रूप बदल लेते थे। उनके बारे में सबसे डरावनी बात ये थी कि वो खुद जिंदा रहने के लिए जानवरों या फिर इंसानों का खून पिया करते थे। हालांकि आज हम जिस वैम्पायर की बात सुनते हैं वो हमें यूरोप की लोक कथाओं से मिली है और पूरे प्राचीन विश्व में वैसे ही दूसरे रूप बदलने वाले और खून पीने वाले जीवों की बात कही गई है। जैसे कि भारत के संस्कृत लेखों में बताए गए राक्षस भी वैसे ही थे। हिंदू लेखों में जिन राक्षसों की चर्चा है वो रूप बदलने में माहिर होते थे। राक्षस मानव मांस खाने वाले शैतान होते थे। उन्हें मांस खाना बहुत पसंद था। पूरी दुनिया की मिथोलॉजी में हमें ऐसे जीव की चर्चा मिलती है जो खून पीने वाले जीव थे। सुमेरियन लेखों के एकमू या फिर चाइना के जियांशी ऐसे जीव थे जिन्हें इंसान का खून पीना बहुत पसंद था। मगर क्या इसके पीछे कोई असलियत छिपी है और क्या वाकई ऐसे जीव थे जो इंसान का खून पीना पसंद करते थे? क्या ये खून के प्यासे अनूठे जीव हमारी कल्पना से बढ़कर भी कुछ थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उन नर पिशाचों की सदियों पुरानी कहानियां आज होने वाली एक घटना से काफी मिलती हैं। परग्रही जीवों के हाथों अगवा किए जाने की घटनाएं। जब भी किसी वैम्पायर की बात आती है तो उसके साथ हुए सामने को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले तो है उन्हें देखना, फिर उसे दिमाग पर पिशाच का कब्जा और फिर उस इंसान को वैम्पायर बनने के लिए उकसाना। पर एलियन अबडक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। अगवा हुए लोगों ने बताया कि वो एक लाइट देखकर हैरान रह गए और फिर एक जीव उनके पास आया। वो जीव उनके करीब पहुंचा और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। एलियन एब्डक्शन का मूल कारण होता है एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें डीएनए निकाला जाता है, मगर बहुत से लोग मानते हैं कि खून निकाल लिया जाता है। इस तरह की अगवा होने की घटनाओं में शिकार आमतौर पर अपाहिज सा हो जाता है। अगर हम उन वैदिक लेखों, चाइनीज लेजेंड्स और यूरोपियन लेजेंड्स को देखें तो हमें उनका रिश्ता वैम्पायर्स, यूएफओज और एब्डक्शन से जुड़ा हुआ लगता है।
वैम्पायर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स में हमें बड़ा गहरा रिश्ता नजर आता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को इंसान के खून की जरूरत थी? अगर नरपिशाचों की वो कहानियां परग्रही जीवों से हुए एनकाउंटर्स से प्रेरित हैं, जैसा एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि रूप बदलने की काबिलियत पाने के लिए खून बहुत जरूरी होता है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उन कोशिशों की जांच से मिल जाएं जिसमें इंसान खुद डीएनए से छेड़छाड़ करके पृथ्वी पर जीवों को बदलना चाहता है। आगे देखिए। माना जाता था कि कुछ लोग रूप बदलकर भेड़िया बन जाया करते थे। सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन है जो पृथ्वी पर रहता है, इंसान जैसा नजर आता है पर इंसान नहीं है। टारकार नाम की एक स्टोन एज की बस्ती की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की थी। मॉस की काफी मोटी परत के नीचे उन्हें एक ऐसा ताज मिला जिसका इस्तेमाल अनुष्ठानों में होता था और वो 11,000 साल पुराना था। उसे कोई ओझा या बड़ा पुजारी पहनता होगा। जब से इस दुनिया में इंसान हैं, तभी से ये बात चली आ रही है कि दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ खास लोग जो अपना रूप बदल सकते हैं। माना जाता है कि प्राचीन जादुई दुनिया के ओझा और पुजारियों के पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी और जानवर के रूप में बदल जाएं। हैरानी की बात है कि आज के दौर में ये साइट और इसके आसपास की जगहें एक ऐसे डरावने रूप बदलने वाले जीव की वजह से मशहूर हो गई हैं जिसका नाम है फ्लिक्सटन वेयरवुल्फ। पिछले 50 साल के दौरान यहाँ पर कुछ बड़ी ही अनोखी घटनाएं नजर आई हैं, जिनमें से एक तो यही है कि यहाँ एक ऐसा जीव नजर आता है जो 2 पैरों पर चलता है और उसका मुंह एक केनाइन या भेड़िए जैसा नजर आता है। दूसरे शब्दों में आधा भेड़िया आधा इंसान। इसके अलावा कई लोगों ने यहाँ पर कई बहुत ही रहस्यमय लाइट फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्ड क्राफ्ट यूएफओज भी देखे हैं। यूरोप में यूएफओ एक्टिविटी भी नजर आती है और वेयरवुल्फ एक्टिविटी भी, खासकर यॉर्कशायर में। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि कहीं यूएफओ एक्टिविटी और रूप बदलने वाले उन जीवों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। 2016 में करीब के ही एक शहर हाल में जो स्टारकार से दक्षिण में 80 किलोमीटर दूर है, करीब 1 दर्जन बार फ्लिक्सटन वेयरवुल्फ नजर आया। गवाहों का कहना था कि उन्होंने उसे उस इलाके के कुत्तों का मांस खाते और उनका खून पीते देखा था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग बहुत डर गए थे। अतीत में भी यूरोप के लोगों के लिए ये एक बड़ा खतरा था। माना जाता था कि कई ऐसे लोग हैं जो खुद को बदल सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और एक खास जानवर का रूप बना सकते हैं, मगर ज्यादातर भेड़िए का ही बनाते थे। हालांकि वो वेयरवुल्फ के रूप में रहते थे, मगर कहा जाता है कि खुद को जिंदा रखने के लिए वो दूसरे जानवरों या फिर इंसानों का खून पी जाते थे और उन्हें मार डालते थे। रूप बदलने वाले उन जीवों की कई कहानियां हैं जिनमें नरपिशाच से लेकर वेयरवुल्व्स और आज के परग्रही जीवों द्वारा अगवा किए जाने की घटनाएं भी हैं, मगर उन सभी में एक बात सामान्य है, खून की जरूरत। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि शायद उन जीवों को अपना रूप बदलने के लिए खून में मौजूद किसी खास चीज की जरूरत हो, डीएनए की। क्या ये मुमकिन है कि रूप बदलने वाली ये काबिलियत पाने के लिए किसी प्रजाति की जीन्स को आपस में ब्लेंड करके उसे अपनी ही पसंद के किसी जीव के रूप में फौरन ही मॉर्फ किया जा सके? सबसे अहम चीज है जेनेटिक हार्वेस्टिंग, क्योंकि उसके बाद ही जीन्स को एक सोफिस्टिकेटेड लेवल पर मिलाया जा सकता है और फिर अपनी पसंद से किसी को कंटेनर बनाकर उसका इस्तेमाल कैमोफ्लेज की तरह किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कौन है जो हमारी पृथ्वी पर रहता है, इंसान जैसा नजर आता है मगर इंसान नहीं है। अगर पृथ्वी पर दूसरी दुनिया से आए रूप बदलने वाले जीव रहते हैं तो क्या उन्हें इंसान या किसी जानवर का रूप बनाने के लिए उसके डीएनए की भी जरूरत पड़ती होगी? पिछले 30 साल में जीन स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हुई है, उससे इंसानों को क्लोनिंग और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का रूप बदलने की काबिलियत मिल गई है।
2019 में चाइना के रिसर्चर्स ने ऐलान किया कि उन्होंने पहले ऐसे हाइब्रिड भ्रूण बना लिए हैं जो आधा इंसान और आधा बंदर हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही प्रयोग किए गए और इंसान के डीएनए को सुअर और भेड़ों के साथ मिलाया गया और अब जल्दी ही चूहों के साथ भी मिलाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी क्रॉस स्पीसीज बनाने लगी है। अब जेनेटिसिस्ट किसी के डीएनए स्ट्रैंड का एक पीस लेते हैं और उसमें एक नया स्ट्रैंड मिलाकर सीक्वेंस पूरा करते हैं और फिर उसे सेल में वापस डाल देते हैं। जब वो बड़ा होकर एक भ्रूण या एम्ब्रियो और फिर पूरा जीव बनता है, तब उसके अंदर वही डीएनए सीक्वेंस होता है। जब भी हम ये सोचते हैं कि जीन एडिटिंग के बारे में हम क्या जानते हैं, तब दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन है, एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन है जिसके पास जीन एडिटिंग का हुनर है जो अब हमें मिला है, और वो उसकी बदौलत वो काम करते हैं जो हमें नामुमकिन से लगते हैं और हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक आज लेबोरेटरी में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करने में कामयाब हो पाए हैं, उसके बारे में वो परग्रही जीव हजारों साल पहले ही जानते थे और वो उसमें माहिर भी थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस के मुताबिक अगर ये बात सही है तो एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इंसान के डीएनए को भी बदल सकते थे? आगे देखिए। हम जो देख रहे हैं उसमें एक ओझा को पहली बार किसी और जीव के रूप में बदलते हुए दिखाया गया है। ये वो इंसान थे जिन्हें उस तरह की शक्ति मिल गई थी। फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आज तक मिले कुछ प्री हिस्टोरिक आर्ट के कई बड़े बेहतरीन नमूने रखे हैं। लैस्को और नियो की गुफाओं और पैशमेल में पत्थरों पर चित्र बने हैं और वो सब करीब 15,000 साल पुराने हैं। मगर गुफा में बने उन चित्रों में एक चित्र सबसे अलग है। ट्रॉफ्रेयर गुफा के अंदर बने उस चित्र में एक रहस्यमय जीव को दिखाया गया है जिसका नाम था द सॉर्सरर। फ्रांस के दक्षिण में एक गुफा मिली है जिसमें बना एक चित्र करीब 15,000 साल पुराना माना जा रहा है। मेरे हिसाब से वो शायद एक शुरुआती देवता का चित्र हो। वो हैं तो एक हिरन, मगर उनके अंदर एक इंसान भी है, इसलिए वो शायद एक शामानिक रिचुअल लीडर थे जो जानवरों की शक्तियों को साधते थे। उसका शरीर हिरन का था, आंखें उल्लू की थीं और पूंछ शायद एक घोड़े की थी, मगर साफ दिख रहा है कि वो इंसान के पैरों पर खड़ा था और उसके हाथ भी इंसान जैसे ही थे। हालांकि उसके बारे में कहा गया है कि वो शायद पहले देवता थे, मगर मैं तो मानता हूँ कि वो एक ओझा था जो कई और जानवरों का रूप पाने में कामयाब रहा था और वो शायद उन सुपर नेचुरल रेल्म्स में भी आता जाता था जिनमें उस जमाने के ओझा आते जाते थे। हालांकि इस बात से जुड़ा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि वो गुफा चित्र 15,000 साल पहले के ही हैं, मगर अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में ओझाओं के रूप बदलने की बात आज भी सही मानी जाती है। स्किन वॉकर रैंच, यूइंटा बेसिन, यूटा। 500 एकड़ में फैले इस रैंच में कई दशकों से कई बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं होने की बात कही जा रही है। उन घटनाओं में यूएफओ के साथ साथ रूप बदलने वाले जीव भी नजर आते हैं। आप चाहे जिस भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कल्पना करें, वो सभी स्किन वॉकर रैंच में हुई है। वहां यूएफओज नजर आए हैं, तरह तरह के जीव नजर आए हैं, आसमान में उन्होंने कई बड़ी अनोखी घटनाएं देखी हैं। उस जगह का इतिहास बताता है कि वहां वो घटनाएं पिछले 100 साल से नहीं बल्कि 1000 साल से हो रही हैं और उनमें से कुछ नावाहो मिथकों से भी जुड़ी हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वहां एक जमाने से स्किन वॉकर्स नाम के रूप बदलने वाले जीव रह रहे हैं। स्थानीय नावाहो और यूट की बहुत पुरानी मान्यता है कि जिस रूप बदलने वाले जीव की वजह से स्किन वॉकर रैंच को यह नाम मिला है, वो इस इलाके में सदियों से रह रहा है। मगर इस जीव की कहानी रूप बदलने वाले दूसरे जीवों से अलग है। नावाहो लोगों के मुताबिक स्किन वॉकर एक इंसान है जिसे कई और रूप बनाने की शक्ति मिल गई है।
स्किन वॉकर एक नाम है जो एक नावाहो ओझा या डायन को तब दिया जाता था जब वो अपने सुपरनैचुरल रूप में होते थे। आमतौर पर स्किन वॉकर भेड़िए का ही रूप लेता था, मगर वो दूसरे जानवरों का भी रूप ले सकता था। नेटिव ट्रेडिशन में माना जाता है कि स्किन वॉकर्स असल में इंसान हैं जिन्हें कुछ खास शक्तियां मिल गई हैं और उन शक्तियों में रूप बदलने और जादू करने की शक्ति भी शामिल है। जब सवाल उठता है कि स्किन वॉकर किस तरह से अपना रूप बदल लेता है, तब इसके बारे में नावाहो लोगों की भी वही राय है जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं और कहते हैं कि ये सब डीएनए से जुड़ा है। हमारी तो यही मान्यता है कि वो अपने ही शरीर के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं। वो अपना रूप बदलते हैं और आमतौर पर किसी जानवर का रूप लेते हैं, उसका जिसकी खाल मिल जाती है, और फिर वो उस खाल और कुछ मंत्रों की बदौलत उस जानवर में बदल जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नावाहो परंपरा में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही कहा जाता है कि कहीं भी अपने नाखून काट कर मत फेंको, जमीन पर थूको मत, ना ही उसे ढको। उन सभी से बड़ी आसानी से डीएनए का ट्रांसमिशन होता है। अगर परग्रही जीव अपना रूप बदलने के लिए डीएनए की तलाश में रहते थे, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि वो काबिलियत वो इंसानों को भी दे रहे थे? और कहीं स्किन वॉकर भी परग्रही दखल का सबूत तो नहीं है? हालांकि ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती है, मगर पूर्व नावाहो पुलिस ऑफिसर जोनाथन डोवर का दावा है कि स्किन वॉकर नाम का वो जीव असली है। मैं 31 साल तक लॉ एनफोर्समेंट में रहा हूं। मैंने कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है जिसमें वो किसी की व्हीकल का पीछा कर रहे थे और उनका व्हीकल 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, मगर एक इंसान जैसा जीव उनका पीछा करता था। मैंने कई अफसरों को देखा है जो लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाए, उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी, वो रास्ते में कहीं रुके भी नहीं, फिर भी वो गिरफ्तार शख्स गायब हो गया। अब वो चाहे एलियन हो या कोई और, हम नहीं जानते, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ तो है और वो बिल्कुल अलग कल्चर है, इसलिए हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। क्या ये कहा जा सकता है कि फ्रांस की गुफा की दीवार पर जिस जीव का चित्र 15,000 साल पहले बनाया गया था, वो आज भी जिंदा है और अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में रहता है? क्या वो रूप बदलने वाले जीव हमेशा से हमारे बीच रहे हैं, चाहे वो परग्रही हो या इंसान? और क्या ऐसा हो सकता है कि नई वैज्ञानिक खोजें हमें उस दिशा में ले जा रही हैं जब हम खुद भी एक दिन रूप बदलने वाले जीव बन जाएंगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अक्टूबर 2019। शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने अपनी बिल्कुल नई और बहुत ही शानदार खोज का दावा किया, लैटिसेस का, जो तापमान बदलने पर रूप बदल लेते थे। जब रिसर्चर्स ने उस मटेरियल के इस अद्भुत मेटामॉर्फोसिस को दिखाया, तो मानो किसी जादू के जोर से वो फ्लैट मेश मॉर्फ होकर 19वीं सदी के महान मैथमेटिशियन कार्ल फ्रीडरिक गाउस के 3 डायमेंशनल चेहरे में तब्दील हो गया। उसमें उन्होंने एक बिल्कुल ही फ्लैट स्ट्रक्चर लिया था जिसका रूप बदलकर एक इंसान का चेहरा बन गया था, या दूसरी 3 डायमेंशनल शेप बन गई। जब हम इन शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो साफ नजर आता है कि उन मटेरियल्स को कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट पर पहुंच गई है। भविष्य में जल्दी ही इस तरह के रूप बदलने वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल कई तरह से किया जाएगा। स्मार्ट फैब्रिक्स बनाने और सेल्फ रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने से लेकर नई जेनरेशन की रोबोटिक्स और हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में भी। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे भी ज्यादा एक बड़ी संभावना है कि इस तरह की तरक्की और डीएनए मैनिपुलेशन के बारे में हमारी बढ़ती जानकारी की बदौलत हम इंसान भी रूप बदलने की कला में माहिर हो सकते हैं। साइंस फिक्शन में एक सबसे खास आइडिया तो था रूप बदलने का आइडिया। अपनी स्किन का रंग या अपना रूप बदलने की कला, किसी और जीव में बदल जाने का हुनर, और आज की नई हाईटेक कंपनीज इसी पर काम कर रही हैं। कुदरत में हमें ऐसे कई जीव नजर आते हैं जो अचानक ही अपना रंग और अपनी शेप बदल लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी किसी तरह से इस खूबी को अपने अंदर साध लें और टेक्नोलॉजीज या फिर शायद एक प्रजाति की जीन्स की साइबरनेटिक ब्लेंडिंग करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिसकी बदौलत हम अपना रूप बदल सकें या फिर कुछ देर के लिए उसी के जैसा मॉर्फ हो जाएं?
ह्यूमन टेक्नोलॉजी आज बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। हर लिहाज से हम काफी हद तक ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी या कैमोफ्लेज में इतने माहिर हो चुके हैं कि अब तो असली नकली में फर्क कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इनमें से कुछ बातें क्लासिफाइड थी और हमने कई साल तक उनके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन अगर आप उसके बारे में यहाँ वहाँ लिखे जा रहे हिंट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इसका वजूद है। आज हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल उन प्राचीन कहानियों में देवता कर रहे थे, और अब हमारे सामने एक नई हकीकत भी है। अगर हमें अचानक ही ये पता लगे कि हमारे बीच आज हजारों बल्कि लाखों परग्रही रह रहे हैं, और अगर वो एक झटके में अपने असली रूप में हमारे सामने आ गए तो क्या होगा? अब इंसान भी वो असाधारण काबिलियत हासिल करने लगा है जो हमारे पूर्वजों के मुताबिक सिर्फ देवताओं के पास थी। तो क्या अब हमें एक नई हकीकत का पता लगने वाला है, उसका जिसमें हम न सिर्फ रूप बदलने की काबिलियत हासिल कर लें, बल्कि उस सिलसिले में हमें यह भी पता लगे कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही एक बुद्धिमान जीव नहीं है। तो शायद हम अपने पूर्वजों से एक बार फिर से तभी मिल सकते हैं जब हम अपनी आंखें खोलें और ये देखें कि वो तो हमारे आसपास ही हैं।